अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। लेकिन शो का आगाज़ कर रहे हैं सिंध हाउस से। बराह रास्त ऑनलाइन हमसे गुफ्तगू करेंगे PTI के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, आप भी पहुंच गए हैं। जुनैद साहब, कल से इस तरह साफी मेरे तक पहुंच रहे हैं जैसे नतीजे वाले दिन बच्चे के पेरेंट्स नहीं स्कूले पहुंचते। यानी तजब्जब भी होता है, चेहरे पे हैरानगी भी होती है और खुशी भी होती है। जुनैद साहब, आप हैरान होंगे कि हमने जब से यहाँ पे कयाम किया हुआ है हमने किसी को नहीं था बताया, मगर चूंकि लोगों को पता था कि जो मेन मोरा है PTI का राजा रियाज वो किधर गायब हुआ है, इसलिए सारे चैनल खोज लगाने के लिए निकले हुए थे और फिर मेरे तक पहुंच ही गए हैं। फिर देखा आपने जुनैद साहब, कल सारा दिन राजा रियाज टीवी के ऊपर ऐसे चल रहा है जैसे नूडल वाला बिल्ली का इश्तिहार चलता है। और जिसके आखिर पे बिल्ली पंजा मार के कहती है होगा मुझे क्या। जुनैद साहब, उसी बिल्ली की तरह मैंने भी अपने खिलाफ होने वाले एहतजाज के मुतल्लक कहा है होगा मुझे क्या। अच्छा राजा साहब, आपसे बहुत अदब के साथ पहला सवाल ये है कि मुबैना तौर पे यानी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने 18 करोड़ रुपए लिए हैं ये तहरीके अदम एतमाद के चक्कर में, जबकि एक और रुकने कौमी असेंबली नूर आलम ने 25 करोड़ लिए हैं, तो आपको 7 करोड़ कम क्यों मिला? 7 करोड़ का ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। नहीं कोई गल नहीं, 7 करोड़ दी तो मैं नाल रोटी खा गया वहां। जुनैद साहब, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप भी। आप माशाल्लाह बड़े सीजन्ड सीनियर साफी हैं। आप ये देखें ना कि दूसरी पार्टियों के मेंबर जब टूट टूट के इनकी पार्टी में जा रहे थे उस वक्त विकटें गिर रही थी। अब इनके मेंबर टूट के कहीं और जा रहे हैं तो जमीर बेच रहे हैं, सौदे हो रहे हैं। जुनैद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के फजल से हम खुद खाते पीते घराने के फर्द हैं, बल्कि मेरा तो आपको पता ही है, मैं तो 24 घंटे खाते पीते घराने का। वो 1 मिनट यार नूर हले रोटी ना खोलना, ठहर जाओ मैं आ रहा हूं। तो बात ये है जुनैद साहब, इधर तो अल्लाह के फजल से हम खुद अपने पल्ले से रोटी भी खा रहे हैं और रह भी रहे हैं। आप कभी इधर आके देखे, ताश चल रही है, लूडो खेली जा रही है, साथ किसी वक्त यसू पंजू खार कबूतर भी शुरू हो जाता है। अच्छा राजा साहब, इख्तलाफात तो देखिए आपके पार्टी में पहले भी मौजूद थे। 6 माह पहले आपने कहा था कि मेरे इख्तलाफात हैं, लेकिन कायद मेरा इमरान खान ही है, जो वो कहेगा मैं वही करूंगा। और तो आज आप ये कहता रहा हूं, मैं बिल्कुल कहता रहा हूं, मगर कायद सुने ही ना तो फिर बंदा आंक के क्या करता है। अब गुस्से में को अपने हाथ पे दंदी तो नहीं ना वाड़ ले ली मैंने। फिर पार्टियों ही बदलनी होती है। और फिर अब तो जुनैद साहब आप कभी इधर आए, हमने तो सिर्फ अभी 12 मेंबर डिस्प्ले किए हैं। यहाँ पे तो सिंध उसमें मेंबर्स का जम्मे गफूर लगा हुआ है। जम्मे गफूर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी तो अलमारियों में हमने कितने बंदे ढके हुए हैं। अलमारी का दरवाजा खोलें तो इस तरह बंदे नीचे गिर रहे हैं जैसे सर्दियों में अलमारी खोलें तो सराहने नीचे गिरते हैं। राजा साहब, मेहरबानी करके बता दें कि अब आप किस पार्टी में हैं? क्यों जी, खैर है जी, हमने नारे मारने हैं आपके पीछे। पहले ये बताएं, नारे मेरे हक में मारने हैं कि खिलाफ मारने हैं? जी राजा साहब, जो नारे मारे जाते हैं ना वो खिलाफ भी होते हैं, जो लगाए जाते हैं वो हक में होते हैं। नहीं तो फिर रहने दें, अगर इन्होंने मारने हैं तो मैं नहीं बताता। नहीं जी, आपके हक में लगाने हैं। देखें, बात यह है कि मुझे तो मेरे दादा अबू भी बचपन में कहा करते थे कि मेरा पोता शेर ही लगता है। तो मेरा ख्याल है शेर को शेरों में ही रहना चाहिए। तो आप बस समझ जाए मैं किस पार्टी में हूँ। बिल्कुल। अब जो तरीके इंसाफ है वो मैंने छोड़ दिया। अब बस डिक्लेयर मैं नहीं करता कि मैं किस पार्टी में हूँ, ये मैं जरूर डिक्लेयर कर देता हूं कि मुझे शुरू से ही शेरों के झुंड में रहने की आदत थी। लेकिन आपने एक दिन पहले इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगला इलेक्शन आप नून लीग से लड़ेंगे, तो ये तो सीधी सीधी आप पर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी।
और जुनैद साहब इस बात को अभी ठप्पा ही रहने दें, ये ऐसे ही जज्बाती हो के मैंने मुंह से निकाल दी है। वैसे ये बात मैंने यार तिलाला नान ना छेड़ना। मैं स्पेशल लो आया है, नूर साहब अपने सादे फड़ो नान आ रहा हूं मैं। तो बात ये है जुनैद साहब कि ये इस तरह की बातें इलेक्शन में मैंने करनी थी, वो मेरे मुंह से निकल गई है, रहने दें ये बात। राजा साहब आपके साथ हैं जिए भुट्टो। और नहीं, मैं दूसरी पार्टी की बात कर रहा था। राजा रियाज साहब ये तो चलता ही रहेगा। आप ये तो बताएं कि पीटीआई से आपका बुनियादी इख्तलाफ क्या है? वो इख्तलाफ इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मेरे जैसा हीरा बंदा इनकी पार्टी में गया है, इन्होंने कदर ही नहीं की। आप देखें ना, फैसलाबाद में जाके किसी से भी पूछ लें सीनियर मोस्ट उधर का लीडर कौन है सियासत का, तो आपको हर बंदा कहेगा राजा रियाज। तो इन्होंने उधर फर्रख हबीब को वजारत दे दिया, मेरा क्या मुंह नहीं वजीरों वाला। फर्रख हबीब जिसको बंदा ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है कि भाई जी जरा चेक मेरा जल्दी कैश करा देना। इस तरह के लड़के तो बैंक में बैठे होते हैं, वो भी सलाखों के पीछे। उसको वजारत दे दिया और मैं उधर कल्ला ही फिर रहा हूं बगैर वजारत के। अच्छा राजा साहब, अगर आप जमीर की बात इतनी ही सुनते हैं तो बाहर आए, छोड़े सिंधा, उसको पब्लिक में आप अपने फैसले करें। आप बाहर मुझे इस तरह के तिलों वाले कुलचे लगवा दे, मैं बाहर आ जाता हूं। और दूसरी बात यह है कि ये जो तरीके इंसाफ वाले हैं, इनको इखलाकियात का पता ही नहीं है, बदतमीजी करते हैं सबके साथ। आप देखें ना रमेश कुमार साहब जो हमारे इस वक्त सिंध हाउस फेलो हैं, उनके साथ इन्होंने किस तरह की जुबान बोली है। इसलिए भाई अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अब हम सिंध हाउस से बाहर उस वक्त ही आएंगे जब नेक्स्ट इलेक्शन हो जाएंगे और मुझे वजारत का लेटर मिल जाएगा। ओए, आप डर के अंदर छुपे हुए। और डरने वाली बात नहीं है, ये जानबूझ के हमें डरा रहे हैं। बार बार ये जो पिछली दीवार है इसके परे से एम्बुलेंस गुजारते हैं, वो उसका हूटर चला चला के, ताकि हमें ऐसे महसूस हो जैसे छापा पड़ गया। इन्होंने तो मेरे बिस्तर के ऊपर छिपकली भी फेंकी है। वो तो अल्लाह का शुक्र है जुनैद साहब, मैं छिपकली से डरता नहीं, वरना हार्ट अटैक भी हो जाता है। मैं तो जुनैद साहब छिपकली को देख के बिस्तर के पास खड़ा होकर कहता रहा हूं, बादल से डरने वाले आसमान नहीं हम। 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। अब जुनैद साहब उसी पार्टी में जाएंगे जो हमारी कदर करेगा। सर ये भी तो हो सकता है ये जो एम्बुलेंस गुजार रहे हैं अपोजिशन वाले खुद गुजार रहे हो, हूटर की आवाज आपको ये बता रही हो कि वजारत आपकी मुंतजिर है। नहीं जुनैद साहब वो इतने काले भी नहीं है, उनके साथ भी अभी फाइट करनी पड़ेगी। मुझे पता है ना, जब वजारतों की बंदर बांट शुरू होती है तो राजा रियाज मुश्किल से ही नजर आता है। अच्छा राजा साहब, मेरी इत्तलात ये भी है कि सिंध हाउस के वॉशरूम से लोटे उठवा दिए गए ताकि किसी का जमीर ना जाग जाए। जुनैद साहब हमारे जमीर जाग रहे हैं, बल्कि जमीर जाग गई है तो हमने तरीके इंसाफ छोड़ी है। अब बंदा कितनी को देर तक जमीर मार के उधर बेस हो के फिरता रहे। जब किसी ने बात ही नहीं सुननी, हम गरीब आदमी के मुतालबे वहां लेके जाते हैं। हमने को अपना बच्चा थानेदार नहीं लगवाना। ये लोग सिर्फ आपस में ही उधर बैठ के एसी के अंदर मीट गई सीट के करके घर चले जाते हैं। राजा रियाज बाहर ही पार्किंग में खजल कुजल होके आ जाता है। तो ये तो कोई बात नहीं है ना, हमने इसलिए इनकी पार्टी ज्वाइन नहीं थी कि ये हमारी बात ही ना सुने। जब ज्वाइन करने का टाइम था तो उस वक्त तो कहते थे कि राजा तेरी जोड़ी कोई नहीं। अब जब ज्वाइन कर लिया उसके बाद मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है। 4 साल हमने वजीर आजम हाउस की पार्किंग में गुजार दी है। और जुनैद साहब बड़ा मुश्किल होता है पार्किंग में इतनी देर खड़े होना, क्योंकि दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर पूछना शुरू हो जाते हैं, भाजी ताड़ी गड्डी केड़ी है।
वो तो फिर जब परत के उनको देखे तो उनको पता चलता है कि यार राजा साहब खड़े हैं। हमने जुनैद साहब अपने हलके से सीट जीत के इनको मोड़ा दिया है तो इन्होंने हमारा मोड़ा ही ला लिया है। ये कोई बात तो नहीं है ना करने वाली। जब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम तो इनको छोड़ के तो दूसरी पार्टी में जाएंगे। हमने तो तरीके इंसाफ ज्वाइन ही इसलिए की थी कि गरीब की आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। तो उस वक्त जब हमने ज्वाइन की थी तो उस वक्त सारे कहते थे भाई जी ज्वाइन ते सौंफ यार लस्सी मेरी ना पी जाना, रख थल्ले डोल, तेरी मेहरबानी यार ना करो जरा मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। उस वक्त कहते हैं कि जाओ राजा साहब आप बात करें, पीछे से आप रोटी पे हमलावर हो जाते हैं। तो जुनैद साहब बात ये है कि हम यहाँ जमीर बेच के नहीं बैठे हुए। हम अल्लाह के फजल से अगर इधर कष्ट काट रहे हैं तो ये गरीब की आवाज बुलंद करने के लिए काट रहे हैं। जब तक अब गरीब की आवाज बुलंद नहीं होगी हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। वो क्या कहते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पर सोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इमरान खान साहब को कि जब तरीके इंसाफ ज्वाइन करें तो उस वक्त विकटें गिरती हैं, और जब आपकी पार्टी छोड़ के तो अपनी जमीर की आवाज बुलंद करने के लिए कहीं और जाएं तो फिर जमीर बेक रहे होते हैं। राजा साहब हम आपके साथ हैं, काफ लीग जिंदाबाद, काफ लीग मुझे पता है सारे लोग ही मेरे साथ हैं। ये जो फैसलाबाद में मेरे खिलाफ इन्होंने एहतजाज करवाया ये शरपसंद लोग हैं। ये वही लोग हैं जो हर दफा मेरा पोस्टर फाड़ के तो बाहरले मुल्कों में दौड़ जाते हैं। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा हमारा आज माशरती अलमिया ये है कि हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, हमें एहसास गुनाह नहीं होता, हमें गलती का अदराक ही नहीं होता। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँ और अपने टूटे फूटे ख्यालात शेयर करूँ व्यूअर्स के साथ, कल जो सानिया पेश आया है, बल्कि ये जो सानिया है ये भी मेरे मौजू से ही रिलेट करता है। कल एक ऐसा सानिया पेश आया कि पूरी कौम को अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये कितना बड़ा सानिया है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में, जब से ये हालिया तारीख़ कहा जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तारीख़ में, कल टीवी पे शायद गंदी तरीन ज़बान का इस्तेमाल किया गया। और आम तौर पे जब भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो उसको हम बहस या मुबाहिसे की नज़र कर देते हैं, बजाय ये कि बग़ैर कोई इफ़ एंड बट, अगर मगर लगाए, दो टोक अल्फाज में ऐसे रवैये की मजम्मत की जाए। कल जो शहबाज गिल साहब ने ज़बान इस्तेमाल की है उसके साथ कोई भी अगर किसी और चीज़ का मुवाजना करने की कोशिश की जाए कि जी उन्होंने भी तो की थी, फलां ने इससे भी गंदी ज़बान, तो मेरा ख्याल है कि असल में जब हम किसी एक जुर्म के सरजद होने पे किसी दूसरे जुर्म के साथ उसका मुवाजना शुरू कर देते हैं तो उस जुर्म पे हम पर्दा डाल उसको नरम कर हमें बिल्कुल दो टोक अंदाज में, दो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में मुजम्मत करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं शहबाज गिल साहब, मैं उनकी बहुत सारी सलाहियतों का मोतरफ भी हूँ। अगर वो ये ज़बान इस्तेमाल ना करें तो मेरा ख्याल है कि वो बड़े अच्छे अंदाज में अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचाने का उनको मलका हासिल है। और कल जो वाकया पेश आया है किसी भी हवाले से कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है इसमें। तो आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि जिनके बारे में वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने उनको कोई मुश्तिल भी नहीं किया, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि घर से तय करके आए हुए थे मौसूफ कि मैंने ये गाली देनी है, और फिर वो गाली एक दफा नहीं, अगर एक लम्हे के लिए तो कहा जा सकता है स्लिप ऑफ टंग, गुस्से में, इश्ताल में, वो बार बार उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया, कहते ही जा रहे थे। तो मेरा ख्याल है शायद साहब ने माइक ऑफ करना पड़ गया कि खलो भी जाओ जी। मेरा ख्याल है कि इस पर इंतहाई सख्त कार्रवाई बनती है। इस पर मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये
इसका मुवाजना किसी दूसरी चीज़ से नहीं करना चाहिए। ये जो मुवाजने कर कर के हमने आज इस कौम की अखलाकी जो हालत है वो यहाँ तक पहुँचा दी है कि बड़ी से बड़ी गलती, बड़े से बड़ा जुर्म जो है वो भी हमारे लिए काबिल कबूल हो गया। जी उन्होंने भी तो कीता सी, फलां ने भी तो कीता सी, असल कीता होएगा। में इस तरह के लोग जो खुद सियासत में आते हैं ना जी, जिनका कोई पेडिस्टल होता ही नहीं है इधर जी। सियासत के अंदर, ना कोई वोट लेके आना होता है ना कुछ, वो इसी तरह की दलेरी के साथ ही कर कुर के अपनी बोंगियां शोंगियां मार के निकल जाते हाँ हैं। उनको ये अंदाजा नहीं होता कि हम तो चलो अपना टाइम पास कर रहे हैं, हमने अगली नस्ल के साथ उसकी इखलाकियात का क्या बेड़ा गर्क किया है, ये उनको अंदाजा नहीं होता। बार बार ये रियासत मदीना की बात करने वालों को ये जहन में होना चाहिए कि मदीना का वाली जो था उन्होंने तो ये फरमाया था कि भाई मुझे हुस्न इखलाक की तकमील के लिए दुनिया पे भेजा गया है। तो बड़े बड़े मुश्किल हालात में, बड़े बड़े जुल्म सितम सह के भी जुबान अपनी को ऐसा एक भी जुम्बश नहीं आने दी। मुखालिफ के बारे में सख्त जबान इस्तेमाल करना या गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल करना यहाँ तक भी गवारा था, लेकिन ये कि सीधी सीधी गाली दे देना, इस बात का सत्य एक्शन ना लिया गया तो फिर बात बढ़ जाएगी। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ ना जी कि बगैर इफेंट लगाए, बगैर अगर मगर लगाए, बगैर किसी के साथ मवाजना किए इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और मजम्मत ही काफी नहीं है, इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा था वो भी यही है कि हमें एहसास तक नहीं हुआ, हमने सुनी हाँ ही किसी ने किया, किसी ने तनकीद का निशाना बनाया, किसी ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की। यही तो मसला है ना, यही तो अलमिया है हमारा। मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा हमारा आज माशरती अलमिया ये है कि हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता, हमें एहसास गुनाह नहीं होता, हमें गलती का इदराक ही नहीं होता, हम अपनी गलती तस्लीम ही नहीं करने के लिए तैयार होते। और ये अगली स्टेज है, माफी मांगना या गलती का सुधार करना, ये अगली स्टेज है। सबसे पहले मानो तो सही कि मतलब आप ये मानते ही नहीं है कि आपको कैंसर है, तो कैंसर का इलाज किसने करना है? आप अपनी बीमारी मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप बीमार हो, तो इलाज कब होगा? मानो तो सही कि मुझसे गलती सरजद हो गई है, मानो तो सही कि मुझसे गुनाह हुआ है। जब आप मानोगे ही नहीं तो फिर आप उसको डिफेंड करने की कोशिश करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कहां का आप मौत के सामने खड़े हो जाओगे। जब बीमारी का आप बताते ही नहीं हो, मानते ही नहीं हो, डॉक्टर कह रहा है बीमार हो, आप कहते नहीं मैं तो बीमार नहीं है, चलो फिर अल्टीमेट एंड क्या है? मौत। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा माशरती अलमिया भी सबसे बड़ा यही है कि हम अपनी गलतियों का इदराक करने के लिए, इतराफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर अगली स्टेज है कि आपको पता चला है मैंने गुनाह किया है, आपको पता चला है मैंने गलती की है, मैंने इसका दिल दुखाया है, मैंने इसका माल खाया है, मैंने इस पर कोई ना कोई ज़हनी तशद्दुद किया है। दिल आजारी से बड़ा यार क्या होता है? किसी की दिल आजारी की है और आप मजे से चलते जा रहे हो, किसी को गाली दे दी, किसी को तंज का निश्तर फेंक दिया, किसी पे कोई भी आपने गलत काम कर दिया है, आपसे गुनाह सरजद हो गया, आपके यहाँ पे सुर्ख बत्ती जरूर जलती रहनी चाहिए। जब वो सुर्ख बत्ती जलना छोड़ देती है तो फिर आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। क्यों हो आप अशरफुल मखलूकात कि आपके यहाँ पे सुर्ख बत्ती अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलाई हुई है। अगर वो सुर्ख बत्ती बुझ गई है तो फिर आप कहीं से पेट्रोल पंप से इंसानियत नहीं डलती, फिर इंसानियत आपको खुद पैदा करनी है, अपने अंदर शऊर जगाना है कि यार मैंने ये गुनाह के रास्ते पे चल गया, मैं गलतियों पे गलतियां करता चला जा रहा हूं, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा, और मैं सोया हूं। फिर एक गलती तो होती है ना जी, जो बंदा लुक छुप के अकेले में करता है जी, वो उसका और रब का मामला होता है। बिल्कुल। और फिर वो रब के आगे चीखो पुकार करके तो उससे माफी मांगता है। फिर ये जहन में आता है कि रब गफूर रहीम है, वो रहम करने वाला है, वो रहमत कर देने वाला है, माफ कर देने वाला है, करीम है वो। जब आप बबांगे दोहल करोड़ों लोगों को गवाह बना के गलती करते हैं और उस पे भी ऊपर अतरा रहे होते हैं और उस पे भी फख्र फील कर रहे होते हैं, तो यार आप ये फिर कैसे सोचते हैं कि आपकी निजात हो जाएगी? आप ये फिर कैसे सोचते हैं कि आपकी माफी हो जाएगी? आपको फिर तसल्ली से नींद कैसे आती है? हो नहीं सकता। हम ये जो मुआशरती बुराइयां करते फिरते हैं, हमारा मुआशरे के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, सिर्फ बदजुबानी नहीं, मैं समझता हूँ कि हम बहुत सी ऐसी चीजें जो हैं, मैं अब तो मीडिया के ऊपर नजर आती हैं। ये जो हैं तलाल चौधरी साहब फैसलाबाद वाले, इन्होंने मीडिया के सामने एक ऐसी हरकत की हुई है
कि यार मैं सोचता हूं कि ये बंदा जो है ये क्या कर रहा है और ये कैसे सो जाएगा, ये कैसे ये सोच लेगा कि मेरी अगली जिंदगी जो है वो ठीक है, ये कैसे सोच रहा है। सियासतदानों को भी छोड़ो यार, हम खुद मुआशरे के जो मेंबर असल हैं, बात ये है। हम छोटे छोटे जो मुआशरे में बुराइयां करते फिरते हैं, मतलब रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं और किसी का हक मारते हैं और मशहूर होते हैं दफ्तर में कि भाई जी फलाना बंदा पैसे ले आके तो काम कर देता है। हम किस तरह सोचते हैं कि हमारी निजात हो जाएगी। होए होए अल्लाह माफ करे, अस्तगफुर। एक बात तो ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने मामले में आपको माफ कर देगा जो आपने हकूक अल्लाह में कोई गड़बड़ की हुई है, लेकिन अल्लाह पाक हकूकुल इबाद के मामले में आपने गड़बड़ की है तो वो नहीं बख्शेगा, वही वो बंदा ही बख्शेगा। वो बंदे से माफी मैंने माल आपका खा लिया है और माफी मैं अल्लाह से मांग लूं, ये कैसे हो सकता है? पहले मैं आपका माल वापस करूं फिर मैं अल्लाह से माफी मांगूं। फिर दूसरा ये है कि एक बंदे से आपने दिलाजारी उसकी की है और फिर सरेआम की है, वो सिर्फ वो अकेला ही नहीं रह गया, फिर वो जितने लोग पास खड़े देख रहे हैं वो भी अब उनसे भी माफी मांगनी बनती। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आप लोगों का अब सारा डारो मडार जुगता तय हो गया है। ऐसे जिम्मी मैंने देखा कि इन लोगों की जिंदगी का वाहिद मकसद जो है ना, महवर मरकज, वो लाफ्टर हो गया। यार तू कह रहे थे गालिब दी तशरीयां कर नाज़रीन, आज हमारी महफिल में मौजूद हैं पीटीआई ओवरसीज कन्वेंशन में आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी जनाब अब्दुल गफूर जिम्मी। जुनैद तुसा की दसा यार ये तो तुम मैंने दुख दे रागनू छेड़ देता है। अच्छा किए थे ऐसा कन्वेंशन में हिस्सा लेने के लिए, कई डराए आपको आके वजीर आजम साहब आएंगे तो उधर आप लोग जो है बाकी लोग ओवरसीज पाकिस्तानी आके अपना अपना प्रॉब्लम सुनावांगे। जी जी, तो प्रॉब्लम तो किसी ने सुने नहीं, हमको तो बोलने का मौका ही नहीं किसी ने दिया। उधर अपनी तकरीरें कर कुर के तो उठे के चले गए ने, तो किसी ने साड़ी सुनी कोई नहीं। और जितने प्रॉब्लम बने हुआ हम लोग खुश हुआ था कि चलो ये बड़ा बड़ा काम होने लगा है। जिमी साहब कितने लंदन के बर्मिंघम के नहीं यार, इधर इस्लामाबाद में हुआ है। अच्छा अच्छा, इस्लामाबाद। इधर अपनी टिकट खर्च के आया हूँ मैं। बस मेरे सामने आप आते हैं ना तो मुझे इंग्लैंड ही नजर आता है, बस ये बात। उधर से आया हूँ मैं तो तुमको क्या बताओ कितनी महंगी टिकट लेके आया हूँ। जितने पैसे टिकट पे आने जाने पे लगा दिए, इतने पैसे मैं इतने अपने रिश्तेदार की दावता काट देना, उन्होंने कहना सी जिमी वर्ड का बंदे कोई नहीं। जिमी साहब गोगन मता किलो कढ़ाई खवाओगे ताड़ी इन्नी तारीफा करेगा कि कितनी नहीं होनी किसी ने। एक दफा मी की 6.5 किलो कढ़ाई खुआई सी एनू। अच्छा। ते उठ के ने सिर्फ इतना ही क्या सी, लो यार मैं अगली दावत भी जाना है, खुदा हाफिज। तुम कहने 1/2 किलो से तारीफा करेगा। बहुत ज्यादती की था इन लोगों ने। जुनैद साहब, हमारी बड़ी उम्मीद थी कि हमारे को मसाइल सुने गई है बुला के इधर, तो उधर कन्वेंशन सेंटर से बुलाया, अपनी तकरीरें अपनी लड़ाइयां झगड़े अपनी सियासत मार के बोंगियां मार के निकल गए ने सारे। साड़ी सुनी किसी ने नहीं, हद हो गई है। वैसे तुसां की चाहिए यार कि इत्थे अपने प्रोग्राम ने विच ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मसाइल हाईलाइट करो। यार मेरी बात सुनो, ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल सबसे ज्यादा हम लोग तो हाईलाइट करते हैं, और तुम्हें भी इसीलिए यहाँ बुलाते हैं, और कोई जनरेटर ठीक करने के लिए तो नहीं बुलाते। वाकई इसीलिए आप आते हैं, और कोई आप ऑस्ट्रेलिया के कप्तान नहीं है। यहाँ सी रात होता नहीं रखा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। इसलिए बुलाने या तो तुसी केड़ा दिल दे डॉक्टर। और जिमी इसलिए बुलाते हैं भाई, हमने कौन सा आपसे परफ्यूम लेना है। इस काम वास्ते बुलाने हो जेड़े कर रहे हो काम, जुगता करने वास्ते ते बुलाने हो। आप लोगों ने प्रोग्राम सीरियस नहीं रहने देता हो यार, बुला के सीरियस टॉपिक वास्ते ते जुगता शुरू कर देने हो यार। आप लोगों का अब सारा डारो मडार जुगता तय हो गया यार। ऐसे जिम्मी मैंने देखा कि इन लोगों की जिंदगी का वाहिद मकसद जो है ना, महवर मरकज, वो लाफ्टर हो गया। यार तू कह रहे थे गालिब दी तशरीयां कर हद हो गया। शुरू तू ही जनरेटर तो कीता है, गल परफ्यूम ते जाके मुकी है। पहले कन्वेंशन बुला के संकी जलील कीता, हुन तो प्रोग्राम बुला के जलील करनी हुई। उधर क्या कहते सिर्फ डेस्क बजाई जाने ने, तुसी सासी डेस्क बजा बजा के गुट्टा नू पीड़ा करा लिया। गल साडी किसी ने सुनी नहीं, ना किसी ने करन दी है। जो तकरीरें की गई वो भी तो आपके मसाइल के हवाले से की गई। मसाइल अपने उन्होंने सियासत ने मसाइल पाए हुए ने,
साढ़े ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मसाइल तो किसी ने सुने ही नहीं। जी ये सिर्फ टिकट ना खर्चा ही नहीं होया माड़ा, और इतना वक्त जाया होया। कितने दिन से मैं तो 2 महीने से घर में उधर इंग्लैंड में रिहर्सल कर रहा था कि जाके उधर तकरीर किस तरह करनी। तो और क्या शीशे ने आगे खड़े होकर तो कल्ला ही बोलता रहा। तो सानी पर जाई नहीं थे पाकिस्तान अपने वाले साहब ने फोन कर दिता ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ पागल हो गया। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਮਚੀ ਤੇ ਚਮਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਨਾ ਕੋਈ ਬਸ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੈਂ। चलो जिम्मी भाई इतनी तकरीर कर लो, मैंने थोड़ी देर वास्ते जुल्फी बुखारी समझ लो। ये जो पीटीआई नाल हो रही है ना, और कुछ दिनों बाद जुल्फी बुखारी इन्ना ही हो जासी। इत्थे जुगता ना करो मिकी। मैं थानू कह रही हूं कि मेरा सीरियस दुखी होया ओवरसीज पाकिस्तानियों की बुला गई थे उनके मसाइल सुनने के लिए, फिर उन्हीं को टाइम देना चाहिए, फिर अपनी तकरीरें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸਿਰਫ ਡੈਸਕ ਕੀ ਵਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਅਸਬੇ ਹਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। और यारा सुनाया तो है जुनैद में किए 10 यारा ये किस तरह मसला हल हो सी यार। यार यहाँ बताएं, ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपना मसला बताएं। मसला ये है यारा कि माड़ा छोटा भराऊ है ना जेड़ा, जी जी। उसने बेगम कहनी है कि मैं तलाक ही लैनी है, मैं नहीं वसना। ओहो अल्लाह खैर करे, क्या कहती की जी? कोई गल ही नहीं ऐसी यारा, सिर्फ जुआ खेड है वो मुंडा। वाह वाह ये मेरा मतलब है मैनेज तो हो ही सकना है ना। तलाक लेना ली केड़ी गल है यार, जुआ खेडना उन्हें समझाने आप बाज आ जासी, मगर ये तलाक लेने वाली गल ते नहीं ना। कहती है नहीं जी मैं तलाक ही ले जासा। अच्छा जुए की वजह से तलाक ले रही है। आज जुआ भी खेलने नाल शराब भी पीना है। हमारा मतलब यह है कि ये कौन गलते नहीं ना कि बंदा कह के मैं तलाक ही लेनी, मैं वसने ही कोई नहीं। मैं क्या कोई बात नहीं छोड़ दे सी, की हो गया यारा। कहती है नहीं वसना नहीं वसना, मैं मम्मी की तलाक लेके दियो बस। अच्छा जुआ भी खेलता तो शराब भी पींदा है। और यारा ये था मेरा ख्याल है छोटे छोटे मसाइल ने शायद वो भी बेचारी इग्नोर कर दे वे। अच्छा शराब पी के उन्हें कुटना बड़ा है। एक हमारा ये ख्याल है कि वो जेड़ा कुटना है ना उसनी वजह तो तलाक मांगनी। नहीं ये तो वाकई बहुत बुरी गल है कि शराब पी के कुटदा है। हाँ शराब पीन तो पहले कुट लवे तो चलो कोई गल नहीं। यारा क्या करना यार, जैसा कि मत मारी गई है, पहले कुटे या बाद ही कुटे, गल तो एक ही है ना। नशे नहीं करे कितने वाजे आंखों च वाजे हाथ। ये बात तुम्हारी ठीक है कि यार मैं हैरान होता हूँ कि इधर बहुत सारे घरों के लड़ाई झगड़े सिर्फ इसी वजह नाल होंदे ने कि बंदे नूं आदतां भैड़ियां पै जांदियां ने, जुआ खेडन लग पैना, कोई शराब पीन लग पैना। बेगम बेचारी घर दी औरतां जेड़ियां वो आग जांदियां ज्यादती, और वो सुनता भी नहीं है। मैंने भी आगों से ये कहा मेरी बात सुनो, तुम्हारे मसाइल तुम खुद ही हल कर सकते हो, वजीर आजम रसन वाली गल नहीं। तो तुम कन्वेंशन सेंटर में ये मसले बयान करना चाहते थे? वो नहीं यार उठे थे होर तकरीर याद की थी हुई है इत्थे तो हुन जिन्ने तेरे बंदे सीरियस ने, फिर मैं भी उन्ना कोई सीरियस हो रहा। इन्ना की दसा हुन अंबैसी नहीं प्रॉब्लम, इन्ना की दसा इन्ना की क्या पता कि इटली दे विच सारी जिंदगी बंदा बेचारा मर जांदा को पैसे कमा कमा के मसेर मेरा इत्थे आके प्लाट लेना ते चला जाना बेचारा ते पिछो प्लाट ते कब्जा हो ही गया। ये मसाइल हुन कौन जाके दसे उन्ना की, ना को सुनना साडी ते ना को सानू को पूछना ते क मसले तुहाडे की ने। अपने पल्ले सारी टिकट ला के ते यार बड़ा दुख होना मैं ये सोचना जिन्हें मैंने पैसे लगा के इधर आया हूँ उन्हें पैसे ना थे ईमान ना तुहाडी भरजाई आस्ते इथों 4 सूट ले जांदा उन्हें कहना सी जा 2 साल और जिथे मर्जी पे। चलो जिम्मी भाई दिल छोटा ना करो, कल दोपहर का खाना सी इकट्ठे खावांगे। बहुत अच्छे, ते दिल छोटा ना करना। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कई पार्क के अंदर पड़े हुए गमले चोरी हो गए, लोग बड़े आराम से सरकारी गमला उठा के ले जाते। बिल्कुल बिल्कुल यार ये चोरी है।
अच्छा जी, जिस तरह हमने अपने दूसरे सेगमेंट में बात की कि हम छोटी छोटी इखलाकी गलतियां करते हैं, जुर्म करते हैं, जी जी इसी तरह हमने ये जो छोटे छोटे जुर्म करने शुरू कर दिए हुए हैं, बल्कि छोटे तो नहीं कहना चाहिए, बड़े जुर्म हैं, और वो उनका ताल्लुक सरकार से होता है, हम उसे अपना हक समझना शुरू हो गए हुए हैं। हाँ जी मिसाल मैं ये देना चाहता हूं कि चोरियां करते हैं हम बहुत सारी ऐसी, जी हम बहुत सारे ऐसे माल हड़प कर जाते हैं जो हम समझते हैं कि ये तो सरकारी है चूंकि इसकी खैर है। एक तो होता है ना कि बड़े जुर्म, आपने सरकारी प्लाट पे कब्जा कर लिया है, या आपका प्लाट साथ है तो आपने बीच में 2-3 फुट सरकार की जमीन भी लपेट ली है, दीवार आपने आगे कर ली है, या आपकी दुकानें हैं, मार्केट है, तो आपने बाहर अपना सौदा 3-4 फुट बाहर निकाल के लगा लिया हुआ है, जिसे तय बाजारी हम कहते हैं। ये तो जुर्म है। और बहुत से ऐसे जुर्म हैं, चोरियां हैं, जो बिल्कुल ही हमें ये एहसास नहीं होता कि ये चोरी है। मसलन सरकारी जमीन पे लगे हुए हम दरख्त चोरी कर लेते हैं, मतलब वो बड़े आराम से हम काट के ले जाते हैं जी अपनी लकड़ी शकड़ी घर में जलाने के लिए भी, भाई वो चोरी है, हाँ जी वो चोरी है, सरकार की चोरी है। जी इसी तरह कई पार्क के अंदर पड़े हुए गमले चोरी हो गए हैं, लोग बड़े आराम से सरकारी गमला उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यार ये चोरी है, इसका हिसाब किताब होना है। चलो यहाँ पे गवर्नमेंटें तो सोई होती हैं, नहीं उस तरफ तवज्जो देती, जी जी मगर आपने अल्लाह के हुजूर इसका हिसाब हाँ किताब जी। देना है। ये कुछ अर्सा पहले की बात है ना, रावलपिंडी यूब पार्क में वो कोई हेलीकॉप्टर खड़ा था, जी हाँ। तो उसकी लाइटें चोरी करके ले गए थे। हाँ। वो बंदा आया, वो उसकी लाइटें चोरी करके ले गया। और हेलीकॉप्टर जाके उसने अपने साइकिल पे लगा दी। देखो ना यार, याद है ना तेरे साइकिल ने उड़ना होवे यार, हेलीकॉप्टर दियां लाइटां ने तू किथे ला लियां ने? मैं तो ये सोचता हूं कि शायद उन्हें कमरे च ला लियां होण, तो दा कमरा राती उड़ पिया होवे, फिर अल्लाह कोलों माफियां मंगदा फिरदा होवे, या अल्लाह एक बारी कमरा थले ला दे, मैं हुण नहीं करांगा। इसी तरह वापडा की तार चोरी होती है बेशुमार, टेलीफोन की तार चोरी होती है, हाँ जी और वो चोर बड़े आराम से तार इधर से काटी और जाकर फरलांग को आगे कटी ते लपेट के ले जाती है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वापडा की जो तार चोरी होती है ना, वो वापडा अहलकारों की मदद और मावनत के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता चोरी होने अली बिल्कुल ठीक तुम कह रहे हो, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक। बिकती भी बाद में वापडा के थ्रू ही है। हाँ जी, वापडा के थ्रू ही बिकती है, बल्कि वापडा के वेड़े से ही पकड़ी जाती है। इसी तरह कहीं सरकारी कोई बिल्डिंग बन रही हो या प्राइवेट बन रही हो, तो ईंटें शींटें ये वो पड़ी होती, लोग उधर से बड़े आराम से ईंटें उठा के ले जाते, बिल्कुल। मतलब वो इसको चोरी समझते ही नहीं है। हाँ जी हाँ जी। वो समझते कि खैर यार 20 ईंटां चाहिए ने, इथों ही चुक लो, किथे दुकान ते लैन जा। और यार ये चोरी है। हाँ जी ये लाहौर के रेलवे स्टेडियम की किला नुमा दीवार, हाँ उसमें से लोगों ने ईंटें निकाल निकाल के चोरी की। यार दीवार में लगी हुई ईंटें उतार के ले गए हुए हैं, और वो कितने कितने उधर खपे पड़े हुए हैं। बिल्कुल। हद हो गई है। इसी तरह ये अब्दुस्तार ईदी रोड है एक, जी हाँ ये ठोकर की तरफ है, ठोकर से जब आप लाहौर में घुसते हैं अब्दुस्तार ईदी रोड की तरफ भी चले जाते हैं। जी 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 हाँ। अब्दुस्तार ईदी रोड के ऊपर एक पुल है, जी उस पुल के इर्द गिर्द ना जी लोहे की प्लेटें बड़ी बड़ी लगाई गई थी, ताकि जो सजे खबे आबादी है उनकी बेपर्दगी ना हो। जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। यार वो लोहे की प्लेटें उतार के ले गए हैं लोग। और चादरें थी बड़ी बड़ी। हाँ, वो इतनी वजनी पता नहीं कैसे ले गए, और वही तुम्हारे वाली बात, लाजमी को नाल रले है, ये सरकारी बंदा तो लेके गए। हाँ वैसे लोहे की जो प्लेटें उठाई है ना, मुझे इस पे भी शक है। जिसको किसी ने कहा था प्लेटा पहिया, नहीं क्या समझा, पता नहीं भरी हुई को प्लेटें पड़ी। यार तेरे येन में ये है कि ले गया हवे ला के कि यारे बाबा बड़ा तवा है। इसी तरह बहुत से ऐसे जंगले लगे हुए हैं पार्क्स के इर्द गिर्द, या ये आप देखते हैं कि दोनों तरफ सड़क को बंद करने के लिए, रास्ता बंद करने के लिए जंगले लगाए हुए हैं, उसमें से सीखे निकाल के ले जाते हैं, उसे तोड़ के ले जाते हैं। गटरों के ढक्कन तो खैर हमारी रूटीन है, बल्कि कौमी निशान बना हुआ है, वो तो लाजमन चोरी होते ही रहते हैं। हाँ जी अभी कुछ दिन पहले भी एक खबर आई है कि ये सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमरे लगे हुए हैं जी 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 सड़कों के ऊपर, उसकी बैटरियां चोरी हो गई हैं, और कोई रक्षा ड्राइवर 3 पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जो काफी अरसे से उनकी बैटरियां चोरी करके तो बेच रहे थे। 80 बैटरियां बरामद हुई हैं उनके पास से, 80 बैटरियां जो भी उन्होंने बेचनी थी। अच्छा तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये सरकारी अमलाक जो हैं,
इनकी चोरी मेरा ख्याल है ज्यादा बड़ा गुनाह है। एक तो एक किसी प्राइवेट किसी जगह से आपको किसी के घर से चोरी कर लेते हैं तो एक बंदा बेचारा नुकसान उठाता है ना। हाँ जी। तो जब आप सरकारी अमलाक की चोरी करते हैं तो आप पूरी कौम को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि एतमाद और एतबार की भी एक हद होती है। लोगों को दूसरा मौका जरूर दें, तीसरा नहीं। वाह वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।